तो कल चर्चा हुई थी द्विवेदी युग, समय 1900 से 1918 ईस्वी, और इसकी 8 विशेषताएं हैं। 7 की हमने चर्चा की भी थी, विविध छंद की चर्चा नहीं की थी, लेकिन उसको हमने एक बिंदु भी दे दिया। राष्ट्रीयता भारतेंद्र युग की भी विशेषता है। सामान्य मानवता भारतेंद्र युग में सामाजिक चेतना है। नीति और आदर्श इतवृत्तात्मकता यह द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण ये जाने जाते हैं। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार, यानी काव्य का विस्तार, हर क्षेत्र में रचनाएं हो सकती हैं। हास्य व्यंग्य ये भारतेंद्र युग में है। विविध काव्य रूपों का प्रयोग आगे चल करके हम छायावाद में भी देखेंगे। विविध छंद और भाषा। अब जो विशेषता आती है छायावाद की, व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता है। अब राष्ट्रीयता के आगे व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर, ये छायावाद में प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। द्विवेदी युग में इतवृत्तात्मकता है और छायावाद में रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास है। हमें इन 2 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करना है। पहले ये जानें कि द्विवेदी युग में जो इतवृत्तात्मकता है, एक प्रकार से नीति और आदर्श। जब आप नीति और आदर्श की चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं आप परंपरा में चले जाते हैं। परंपरा में जाते हैं तो उसे सामान्य तौर पर रूढ़िवादी कहा जाने लगता है। मतलब ये है कि नीति और आदर्श का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नैतिक और आदर्शवादी ढंग से रचनाएं करना, और इतवृत्तात्मक का वर्णन भी होता है। वर्णन और विवरण प्रधान दृष्टि, वर्णन और विवरण प्रधान दृष्टि। तो वर्णन और विवरण प्रधान दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि इतिहास और पुराण से कथा प्रसंगों को लेंगे। इतिहास से लीजिए, पुराण से लीजिए, और इन कथा प्रसंगों को लेकर आप नैतिक आदर्शवादी चरित्रों की स्थापना करिए। इतिहास पुराण से कथा प्रसंग लेंगे, नैतिक और आदर्शवादी चरित्रों की स्थापना करेंगे, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है जिसे लोग आधुनिक दृष्टि से स्वीकार नहीं करते, लेकिन आप उसे मानते हैं। जैसे रामायण की कथा, वैज्ञानिक दृष्टि से रामायण को लोगों ने काल्पनिक कथा माना, महाभारत को काल्पनिक कथा माना, रामायण और महाभारत के पात्रों को काल्पनिक कथा माना गया, और उसके अनुसार जीवन यापन करना, यानी एक प्रकार से आदर्शवादी चरित्रों की स्थापना करना। वैज्ञानिक तार्किक दृष्टि से ये देखा गया कि ये महाकाव्य के नायक हैं, महाकाव्य के पात्र हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के स्वयं के जीवन में लाभप्रद नहीं हैं। यानी ये आदर्शवादी चरित्रों के माध्यम से इनसे हम आदर्श की शिक्षा ले सकते हैं, इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो एक प्रकार से प्रेरणा लेना, एक प्रकार से आदर्श लेना। यानी हम द्विवेदी युग में हो क्या गए थे कि पुराणकार का मतलब किसी व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करना, पुराणों का वर्णन करना। छायावादियों को लगा कि भारतेंद्र युग में हमने राष्ट्र की प्रशंसा की, द्विवेदी युग में फिर इतिहास और पुराण की बातें की, हमने स्वयं के बारे में कुछ नहीं कहा। स्वयं की अनुभूति, स्वयं की सत्ता, स्वयं की स्वच्छंदता, स्व की अनुभूति पहली बार अगर होती है तो उसे हम नाम देते हैं छायावाद में स्वच्छंदतावादी काव्य।
तो स्वच्छंदतावादी काव्य का आशय ही था, इसे अस्तित्ववादी भी कहा जाता है। तो इसका कारण है कि पहली बार हम स्वयं को काव्य का विषय बनाते हैं, जबकि इसके पहले द्विवेदी युग में अगर हम किसान कविता मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं, स्नेही अगर कृषक क्रंदन लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो किसानों की समस्याओं का चित्रण कर रहे हैं, किसानों की करुणा की पुकार व्यक्त कर रहे हैं, उनकी कारुणिक जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में द्विवेदी युग में कहीं कुछ नहीं कहा गया। भारतेंद्र युग में भी अपने बारे में नहीं कहा गया। फलतः छायावादी कवियों को लगा कि पहले हमारा स्व का अस्तित्व हो, अगर हम हैं तो फिर सारा जहान है। तो हम अपनी बात करना, अपने बारे में बात करना और अपने लिए किसी दृष्टांत की ज़रूरत नहीं है, यानी हम स्वच्छंद ढंग से बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की मदद के जब हम स्वच्छंद ढंग से काव्य का सृजन करते हैं तो उसे स्वच्छंदतावादी कहा गया। स्वच्छंदतावाद शब्द एक व्यापक रूप है, ये इसे संकुचित रूप में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि छंद में भी अगर मुक्त छंद निराला शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि वह भी स्वच्छंदता है। अगर काव्य की विधा में देखें, लंबी कविता का सृजन होता है तो वह भी एक नई विधा है। अगर नायक के रूप में स्वयं कवि आ जाता है तो भी एक स्वच्छंद है। तो स्वच्छंद को हम एक व्यापक रूप देखते हैं। जरा इसका अतीत अगर देखें तो पाश्चात्य साहित्य में एक शब्द आता है रोमांटिसिज्म या रोमांटिक। इसे हम लोग रोमांटिसिज्म या रोमांटिसिज्म नाम देते हैं। बायरन, कीट्स, शेली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये पाश्चात्य कवि हैं जिन्होंने कहीं न कहीं स्वच्छंदतावादी ढंग से अपनी रचनाएं की हैं। अमेरिकी कवि है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन इसने पहली बार अमेरिका में मुक्त छंद की शुरुआत की थी और निराला ने हिंदी साहित्य में की, इसीलिए निराला को हिंदी का वाल्ट व्हिटमैन कहा जाता है। तो एक प्रकार से जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को त्यागना। अब दूसरी बात है, हमें जरा इनके परिवेश की ओर ध्यान देना है। फिर छायावाद का आशय क्या है, छायावाद की परिभाषा क्या है, छायावाद के संदर्भ में लोगों का दृष्टिकोण क्या है, इन पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1918 से 36। 1918 अगर देखें तो 1917 ईस्वी में गांधी का सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। सत्याग्रह जो चंपारण से शुरू हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मेल में एक हड़ताल का आयोजन गांधी के आह्वान पर किया गया। 1919 में रौलट एक्ट। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1922 में असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। 1924 में गांधी ने बेलगांव में अधिवेशन में अध्यक्षता की, कांग्रेस के अधिवेशन में। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की गई और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध होने लगा और लाहौर में लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने लाठी चलाई और लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है।
1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है और इसके न मिलने तक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में, 1932 में पूना पैक्ट होता है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच कुछ समझौते होते हैं। 1936 में एक प्रकार से देखा जाए तो 1934 में ही गांधी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। गांधी कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस को अलविदा कह देते हैं गांधी। एक दूसरा भी इसी के समानांतर चलता है। क्या? दूसरा था भगत सिंह और उनके साथियों का असेंबली बम। परिणामतः भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिया जाना स्वाभाविक है कि ये हमारे देश का एक परिदृश्य है। इसे हम राजनीतिक परिदृश्य कहते हैं। इस राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं का न केवल देशवासियों पर प्रभाव पड़ता है अपितु साहित्यकार भी उनसे अछूता नहीं है। गांधी ने सबसे बड़ा कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वह आंदोलन बुद्धिजीवियों के हाथों में था। गांधी ने उसे जन सामान्य के हाथों तक पहुंचा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का विकेंद्रीकरण कर दिया। अगर 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है, चौरी चौरा में थाने में अगर आग लगाई जाती है, तो इसका मतलब था कि दूर दराज के किसी गांव में भी असहयोग आंदोलन की उतनी ही हनक या चमक है जितनी कि मुंबई, कोलकाता या दिल्ली में इसकी हनक थी। दूसरा महत्वपूर्ण था गांधी का, जो हम लोग पढ़ते हैं, हरिजन यात्रा। दलितों को हरिजन नाम देना। उड़ीसा की कई ऐसी जनजातियां थी जिन्हें गांधी ने रानी पराज, काली पराज नाम दिया। गांधी का जो सत्य, अहिंसा, असहयोग का त्रिशूल था, वह भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्र गति से चलता है। गांधी के द्वारा जो एक दिशा निर्देश दिए गए थे, देश में कमोवेश 3/4 आबादी गांधी के बताए रास्तों पर चलती थी। महत्वपूर्ण बात थी कि लोगों में ये स्वातंत्र्य का स्वर कैसे आया, स्वच्छंद का स्वर कैसे आया। चंपारण में जब गांधी ने वहाँ के मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना की कि मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा जब तक कि निलहों का अत्याचार बंद नहीं होता है, लोगों को लगा कि यह एक अपने ढंग का, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक नायाब तरीका है। कहीं न कहीं 1917 की ये घटना लोगों के अंदर के अस्तित्व को जगाता है और ये लगता है कि हम अंग्रेजों के समक्ष सीधी मुठभेड़ लेने के बजाय पहले अपने अस्तित्व की चर्चा करें, अपनी स्थितियों को संभालें, अपनी परिस्थितियों से परिचित हों। परिणाम ये होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन तो चल ही रहा था, इसमें कवियों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से सहयोग किया। निराला का राम की शक्ति पूजा,
1936 में एक महाकाव्यात्मक लंबी कविता है। उसे निराला तो महाकाव्य कहते हैं, लेकिन समीक्षकों ने लंबी कविता नाम दिया। प्रसाद का 1935 में कामायनी, जिसे आधुनिक काल का पहला आधुनिक महाकाव्य कहा गया, कामायनी। राम की शक्ति पूजा और निराला की ही 1938 में तुलसीदास रचना आती है, तुलसीदास, जिसमें भक्तकालीन कवि तुलसीदास को भारत का सांस्कृतिक सूर्य निराला ने कहा। हमें इन दो कालजयी रचनाओं को ध्यान में रखना है। इसमें कामायनी की पंक्ति है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, बिकल बिखरे हैं हो निरुपाय, बिकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। राम की शक्ति पूजा की एक पंक्ति है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। और हम देखते हैं कि नंबर 5 पे जो विशेषता है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, हम अपनी राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता के निमित्त अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। कामायनी में शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त 35 की रचना है और गांधी का असहयोग आंदोलन 1942 में शुरू होता है। 1942 में गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और असहयोग आंदोलन के पूर्व गांधी के छोटे बड़े कई आंदोलन थे, चाहे वो 40 का व्यक्तिगत सत्याग्रह हो या असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या 1920 का असहयोग आंदोलन हो। लेकिन जो 42 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ने इन छोटे मोटे आंदोलनों से इतर एक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया आंदोलन था। इसमें गांधी ने कहा कि मैं भारत की बालू से एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह जो शक्ति की प्रेरणा आई, बालू से आंदोलन खड़ा करने की जो प्रेरणा आई, कहीं न कहीं निराला की शक्ति पूजा की प्रेरणा थी या कामायनी की प्रेरणा थी। श्रद्धा मन से कहती है कि हे मन, अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करो, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, और समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करके मानवता पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। और जाम्बवान राम से कहते हैं
राम की शक्ति पूजा में, निराला की इस कृति में कि सत्य की करो मौलिक कल्पना। भगवान राम से कहते हैं कि आप सत्य की कल्पना करिए। परिणाम यह होता है कि गांधी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो वह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। वह किसी के द्वारा डिक्टेट नहीं होता था। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, इन लोगों ने भूमिगत आंदोलन शुरू किया। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण दीवार फांद कर भागते हैं, भूमिगत रेडियो का प्रसारण शुरू करते हैं। बड़े नेता यरवदा जेल, पुणे जेल, बड़ी बड़ी जेलों में कैद कर भेज दिए गए। लेकिन हर व्यक्ति में अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक साहस था, एक शक्ति का संचार हो रहा था। उस साहस और शक्ति के संचार की अवधारणा कहीं न कहीं इन दो कालजयी रचनाओं से मिलती है। तात्पर्य यह है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता, बल्कि साहित्य समाज को प्रेरित भी करता है। जैसे हम लोग अगर थोड़ा सा पहले जाएं, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का जब उपन्यास आया तो चंद्रकांता उपन्यास ने लोगों के अंदर तिलिस्म, चमत्कार, अय्यारी की अवधारणा पैदा की। परिणाम ये हुआ कि हम लोग कहानी के बजाय किस्सा कहने लगे। किस्सा और कहानी में अंतर होता है। कहानी यथार्थ होती है, किस्सा कपोल कल्पित होता है। किस्सा गोई की अवधारणा आगे चल करके धर्मवीर भारती ने सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास में भी किस्सा गोई का प्रयोग किया। तो चंद्रकांता ने एक प्रकार से तिलिस्म की अवधारणा लोगों को दी। साहित्य में तिलिस्म शुरू हुआ, समाज भी प्रभावित हुआ। बचपन में हम लोग परियों की कहानियाँ सुनते थे तो कहीं न कहीं वो तिलिस्म ही था। परिलोक में जाना, जादू की छड़ी, ये सब तिलिस्म या परिलोक की कहानी थी। उसी प्रकार ये दो कालजयी रचनाएं, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कहीं न कहीं इतिहास को प्रभावित करती हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करती हैं और गांधी को 1942 में स्वतः स्फूर्त भारत की बालू से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा, जिसे आप नाम देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका परिणाम भी रहा कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। दूसरी बात, हम पुनः आते हैं छायावाद इस शब्द पर। इसकी समय प्रारंभ की तिथि को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। प्रायः 1918 से 36 ईस्वी छायावाद की रचना तिथि या उसका पूरा परिवेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे 1920 से 1938 ईस्वी भी माना। लेकिन अगर पंत ने 1936 में युगांत लिख करके छायावाद के अंत की घोषणा कर दी तो फिर छायावाद को जबरन 38 तक घसीटना उचित नहीं है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी होती है और प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में होता है। तो इस दृष्टि से भी 1936 छायावाद के अंत की तिथि उचित है। ये अलग बात है कि 1938 में तुलसीदास निराला की श्रेष्ठतम कृति आती है। इसे प्रबंध काव्य भी कहा जाता है।
वो एक अलग परिवेश है। लेकिन पंत ने 36 में युगांत लिख करके अगर छायावाद के अंत की घोषणा कर दी। दूसरा, छायावाद शब्द की उत्पत्ति जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक एक लेख आता है। हिंदी में छायावाद शीर्षक एक लेख आता है। श्री शारदा पत्रिका ये जबलपुर से प्रकाशित होती है। इसके 4 अंकों में जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख मुकुटधर पांडे ने प्रकाशित किया और इन्होंने छायावाद की विशेषताओं को इन 4 लेखों में प्रस्तुत किया। अब अगर श्री शारदा पत्रिका को देखा जाए कि छायावाद शब्द का प्रयोग तो 1920 में हुआ, तो इस दृष्टि से छायावाद की शुरुआत 1920 में मानी जानी चाहिए। अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। किसी बच्चे की उत्पत्ति, घर में कोई बच्चा सपोज 2020 में घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, या मान लेते हैं 2018 में पैदा हुआ, पैदा होते ही उस बच्चे का आप नामकरण नहीं कर देते। हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद आपने उसका नाम लिया, नामकरण किया। हो सकता है 2020 में आप उसका नाम रखें। तो 2020 में अगर बच्चे का नाम रखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वह बच्चा अब 2020 में पैदा माना जाएगा। उसका जन्म तो 2018 है और जन्म होते ही आप उसका नामकरण करते नहीं। हाँ, इतना जरूर देखते हैं 6 महीने, साल भर, 1 साल, कि जब वह आपकी आवाज़ को समझने लगे, आपके इशारों को समझने लगे, उसका बाल मनोविज्ञान शुरू हो जाता है। वो आपके उस गिलास, आपके उस दूध के गिलास, आपके उस पानी के गिलास में अंतर करना जान जाता है। तो आप उसका नामकरण करते हैं, उस नाम से उसे बुलाते हैं, इंगित करते हैं, और उस नाम लेने पर वह तुरंत आपकी ओर मुड़ता है। तो एक प्रकार से नामकरण करना ही किसी विचारधारा की उत्पत्ति का समय हो, ऐसा नहीं है। तो 2018 में पैदा बच्चा, 2020 में नाम हो, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो 2018 में ही, और उसे 2020 में ही पैदा करें। तीसरी बात, अगर मुकुटधर पांडे ने 2020 में आप पढ़ते हैं कि 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक जो लेख लिखा श्री शारदा पत्रिका में, इसमें छायावाद की विशेषताओं को उद्घाटित किया। लेकिन इसके पहले की पंत की रचना भी, गिरजे का घंटा आई थी 16 में, उसमें छायावादी विशेषताएं तो नहीं थी। लेकिन प्रसाद का 1918 में एक झरना काव्य संग्रह आया 1918 में, और झरना में पहली जो कविता है प्रथम प्रभात, या इसे हम प्रभात के प्रति भी कहते हैं। तो ये जो प्रभात शीर्षक इनकी कविता है झरना संग्रह में, उसमें छायावाद की लगभग विशेषताएं मिलती हैं। तो इस आधार पर आप कहते हैं कि छायावाद का जो की उत्पत्ति है 1918, या प्रस्थान बिंदु 1918, नामकरण करने से 1920 और तुलसीदास रचना से 1938 ले जाना उतना उचित नहीं है जितना कि 1918 जहाँ से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। कारण ये है, जैसे दलित विमर्श शुरू हुआ और यह विमर्श 1980 में तीव्र गति से लोगों के समक्ष आया, तो कहा गया कि 20वीं सदी के 8वें दशक में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, औपनिवेशिक साहित्य जैसे साहित्य नई नई विचारधारा को लेकर प्रस्तुत हुए।
फिर लोगों ने ये ढूंढ निकाला कि हीरा डोम की अछूत की शिकायत पहली दलित कविता है जो सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो स्वाभाविक है कि हम उसका आदि स्रोत तलाशते हैं और उसी आदि स्रोत तलाशने के क्रम में झरना संग्रह में छायावाद की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। प्रसाद ने झरना संग्रह लिखा और झरना संग्रह में जो प्रसाद की रचनाएं हैं उन रचनाओं के आधार पर 1918 को हम लोग छायावाद का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। अब आप देखें कि प्रसाद रचना के क्षेत्र में 1889 में प्रसाद जी पैदा होते हैं और 1909 में इंदु पत्रिका का प्रकाशन काशी से शुरू होता है और 1909 इंदु पत्रिका में प्रसाद की कई रचनाएं आती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रसाद की पहली रचना 1906 में सावन पंचक आ चुकी थी, लेकिन इंदु पत्रिका की जो रचनाएं हैं 1909 में, जैसे प्रेम पथिक, चित्राधार, शारदाष्टक, प्रेम राज्य, कल्पना, ढेर सारी रचनाएं आईं। लेकिन 1918 में प्रसाद ने व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर या जो रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास है, प्राकृतिक स्पंदन है, अपनी वेदना को मधुर ढंग से व्यक्त करना, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति लोगों में चेतना का प्रसार करना, नारी के संदर्भ में नया दृष्टिकोण रखना, अपने युग के सत्य को यथार्थ ढंग से प्रस्तुत करना और तो और स्वच्छंद ढंग से हमारी कल्पना लोक कैसी हो सकती है, उस कल्पना लोक का निर्माण करना। इस दृष्टि से छायावाद का जो प्रस्थान बिंदु है उसे 1918 ईस्वी मानना सर्वथा उचित है। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 1918 कैसे मानेंगे, 1920 मानिए, तो आप वहाँ व्याख्या कर सकते हैं कि 1920 में छायावाद नाम आया श्री शारदा पत्रिका से। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा में छायावाद नाम दिया, लेकिन उनके पहले ही वे विशेषताएं झरना में दिखाई पड़ती हैं। इस आधार पर झरना से हम छायावाद का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। दूसरी विशेषता, हम लोग छायावाद को एक प्रकार से कल्पनावाद कह देते हैं। छायावाद को लाला भगवान दी ने तो छोकरावाद कहा था, शुक्ल जी ने घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति कहा, मधुचर्या कहा, अभिव्यंजनावाद कहा। लेकिन एक शब्द आता है डॉक्टर नगेंद्र का, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये जो शब्द है सूक्ष्म का विद्रोह, यह छायावाद के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का विचार है और सबसे ज़्यादा परीक्षा में इसे पूछा भी जाता है। किसका कथन है, छायावाद को किसने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? स्थूल क्या है, हमें पहले उसे जानना है। हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे सुधारवादी दृष्टिकोण हैं, वो व्यापक दृष्टि में विकसित हुए हैं। स्थूल का मतलब ही होता है कि किसी तथ्य को हम बड़े रूप में प्रस्तुत करें, और सूक्ष्म का मतलब ही होता है कि हम कम बातों में, छोटी बातों में बहुत कुछ कह दें। तो एक प्रकार से जो आपने आडंबर बनाया, एक आवरण बनाया, उस आवरण में
अगर कोई तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है तो पूरा का पूरा आवरण ध्वस्त हो जाता है। तो आप उस तार्किक और वैज्ञानिक सोच को एक विद्रोह का नाम देते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। जैसे हम इसकी तुलना रामचरितमानस और राम की शक्ति पूजा से कर सकते हैं। रामचरितमानस में जितनी संवेदनाएं थी, हर संवेदना के लिए एक पात्र था। राम पैदा हुए तो बधाइयाँ बजने लगी, उसके लिए ढेर सारे पात्र आए। अब राम की बाल लीलाएं, तो उसके लिए भी 2-4 पात्र खड़े हो गए। शिक्षा दीक्षा होनी है तो वशिष्ठ का आश्रम, वहाँ वशिष्ठ गुरु के रूप में आते हैं। फिर गुरुकुल से विश्वामित्र के साथ वो लोग बाहर निकलते हैं, ताड़कान्य राक्षसों का वध करते हैं। फिर स्वयंवर है तो जनकपुरी आ जाती है। फिर वापस आते हैं अयोध्या, राज्याभिषेक होना है तो ढेर सारे पात्र। वनगमन है तो भी नए संवेदना, फिर पात्र। गंगा पहुँचते हैं तो निषाद राज मिलते हैं। फिर केवट गंगा पार कराता है। फिर आगे चित्रकूट, फिर आगे अनुसुईया का आश्रम, सबरी का आश्रम, किष्किंधा। यानी जहाँ भी संवेदनाएं हैं, हर संवेदना पे पात्र हैं। लेकिन राम की शक्ति पूजा में राम अकेले हैं और राम में ही सारी संवेदनाएं निहित हैं। यानी यहाँ राम सोचते हैं, अतीत में जैसे जाते हैं तो जन्म से लेकर के और लंका तक पहुँचने का पूरा वर्णन राम के मानस पटल पर आ जाता है। तो यहाँ पर निराला ने पात्रों की भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा की, बल्कि एक ही पात्र से सब कुछ कहलवाया। यानी सूक्ष्म का विद्रोह एक पात्रों की जो बड़ी भीड़ भाड़ है उसके बजाय एक ही पात्र सारी स्थितियों का, सारे भावों का, सारी संवेदनाओं का एक ही पात्र वाहक है। इसलिए भी इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। आचार्य द्विवेदी का अलग दृष्टिकोण है, नामवर सिंह का अलग दृष्टिकोण है, शांतिप्रिय द्विवेदी अलग कहते हैं। लेकिन लब्बोलुबाब ये है कि द्विवेदी युग में जो विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, आचार्य द्विवेदी के जो मानदंड बने हुए हैं, उन मानदंडों को इन कवियों ने स्वच्छंद ढंग से तोड़ने का प्रयास किया। मानदंड क्या थे? इतिहास और पुराण से ग्रहित कथा प्रसंग को लेकर वर्तमान के अनुकूल लोगों को सीखने सिखाने के लिए आपको सृजन करना था। यानी आप क्या थे? एक उपदेशक। आपके अंदर की प्रवृत्ति कैसी है? उपदेशात्मक। आप केवल उपदेश देंगे कि इतिहास में ऐसा हुआ। गुप्त जी आएंगे तो वो कहेंगे कि मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हमारा अतीत गौरवशाली था और आप लोग भी उस अतीत में अपने को गर्व महसूस करिए। आगे चल कर के अतीत की तरह बनने का प्रयास करिए। तो जो गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हैं, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं, तो एक प्रकार से जो कवि का दृष्टिकोण है यहाँ वो उपदेशात्मक है। कवि यहाँ उपदेश के निमित्त खड़ा होता है, कवि यहाँ उपदेश दे रहा है, कवि में उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। लेकिन छायावाद में कवि उपदेश नहीं देगा। छायावाद में कवि अपनी संवेदना को व्यक्त करेगा, अपने सुख दुख की वेदना को प्रस्तुत करेगा। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। मतलब यहाँ वो अपनी वेदना को, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, मैंने मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी गले में झट उमड़ वेदना आई।
तो महादेवी की वेदना हो, मिलनी के लघुपल सरीखा, या निराला की वेदना हो, सुचिते पहनाकर चीनांसुक, रख न सका तुझे दधिमुख, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, या प्रसाद की वेदना हो, या पंथ की वेदना हो, ये सारी वेदनाएं पहली बार प्रस्तुत की गई। इसके पहले कभी अपनी वेदना अपने हृदय को उड़ेलने का प्रयास नहीं करता। इसके पहले कवि साधन मात्र था, अब कवि स्वयं साध्य भी है और स्वयं साधन भी है। अपनी अनुभूतियों को भी वो व्यक्त करता है, अपनी वेदना को, अपने कष्ट को विश्व की वेदना या कष्ट में जोड़ना, या विश्व की वेदना को अपनी वेदना मानना, एक वैश्विक दृष्टिकोण लेकर के इस युग में कवि चलता है। उसका जो दृष्टिकोण है वो सूक्ष्म नहीं है, वह दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं है, वह दृष्टिकोण व्यापक है। लोगों के कष्टों को अपना कष्ट मानना, लोगों की संवेदना को अपनी संवेदना से जोड़ना, और तो और सबसे परस्पर सहानुभूतिपूर्ण संवेदनात्मक स्तर से मिलना। जो पुराने मानदंड हैं उन मानदंडों से मुक्ति की कामना करना, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास। मतलब कट गए छंद के बंध, तोड़ो 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 कारा पत्थर की, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। शायद याद हो, जगदीश चंद्र बसु ने किस्काग्राफ का आविष्कार किया। किस्काग्राफ में बसु ने ये बताया कि मानव की संवेदना मानव के सुख दुख की तरह ही वनस्पतियों में भी सुख दुख पाए जाते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में उनको आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप साबित करें कि वनस्पतियों की तरह मानव में भी संवेदनाएं होती हैं। वहाँ पर उन्होंने साबित किया। जैसे ही सल्फास का इंजेक्शन एक पौधे को लगाया, तुरंत पौधा मुरझा गया। पौधा अपनी भाषा में कहें तो मर गया। जैसे सल्फास खाने से व्यक्ति की मौत होती है, वैसे ही सल्फास के इंजेक्शन से वह पौधा मुरझा गया। छायावादियों ने यह बताया कि प्रकृति हमारी सहचरणी है, सहधर्मणी है। प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, वे जीव जंतु हमारे सहयोगी हैं, प्रतियोगी नहीं हैं। हम उन्हें चिड़ियाघर में, किसी अभयारण्य में, किसी सीमा रेखा में बांध देते हैं। उन्हें हमें बांधने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा नुकसान नहीं करते, बल्कि पर्यावरण को संतुलित करते हैं। शायद आप जाने कि रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं कि राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं तो बंदरों और भालुओं की सहायता से। वहाँ बंदर और भालू ही राम की मदद करते हैं, अयोध्या की सेना मदद नहीं करती। यानी ये बंदर भालू, ये जो पशु पक्षी हैं, वो हमारे सहयोगी हैं। हम उन्हें अपना प्रतियोगी न माने। यह छायावाद से हमें प्रेरणा मिलती है।
प्रकृति के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, यह भी हमें छायावाद से प्रेरणा मिलती है। छायावादी कवि ही प्रकृति के प्रति रागात्मक ढंग से जीना सिखाता है। यही कारण है कि छायावादियों ने प्रकृति को मानवीय रूप देने का प्रयास किया। दिनकर जैसा राष्ट्रवादी कवि भी चांद का कुर्ता लिखकर अपना प्रकृति प्रेम जाहिर करता है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला। पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि थे, पर्वत पुत्र थे, पूर्वांचल के कवि थे। नौका विहार उनकी प्रकृति प्रदत्त श्रेष्ठतम रचना है, जिसमें सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनमंगी गंगा गीस बिरल लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। गंगा को उन्होंने एक मानवीय रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। निराला की जूही की कली, भले आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती ने छापने से इनकार कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित करती है। प्रसाद भी जब लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो यहाँ भी प्रसाद का भी दृष्टिकोण प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से प्रेरित है मानवीय रूप में। और तो और अगर उपमानों को भी देखें, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज पर धरा बधू, यह छायावादी कभी ही कर सकता है कि सिंधु को, समुद्र को सेज बनाना। सिंधु सेज और धारा बधू, समुद्र पर पृथ्वी का आसीन होना। जल प्लावन में पृथ्वी जल के ऊपर है, उसी प्रकार से है जैसे सेज पर कोई बधू बैठी हो। और तो और खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के मुख की तुलना बिजली का फूल, बिजली के फूल से करना। एक नया उपमान आया, नए प्रतीक आए। वो चांद का टुकड़ा नहीं चल रहा है, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है। यहाँ बिजली का फूल, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यानी प्रकृति के कण कण में इन छायावादियों ने अपनी गहरी आसक्ति जाहिर की। और तो और अपनी गीतात्मक मधुर वेदना के माध्यम से सर्जना के क्षण में छायावादियों ने अपने भावों को, अपनी संवेदनाओं को मधुर रूप देने का प्रयास किया। जब हम पढ़ते हैं कि छायावादियों की नारी विषयक एक नवीन धारणा है, तो नवीन धारणा का मतलब ही था वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। एक विधवा नारी को, जहां विधवाओं को सम्मान नहीं है। भारतीय इतिहास में गणेश शंकर विद्यार्थी, भारतीय इतिहास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो विधवा विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए पूरे देश में आंदोलन खड़ा करते हैं, स्वयं विधवा से विवाह करते हैं, अपने बच्चों को भी विधवाओं से विवाह कराते हैं, प्रेरणा भी देते हैं लोगों को। और यहाँ छायावादी कवि जब ये कहता है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, यानी तिरस्कृत विधवा को भी इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी बताना, उसके संग में पावन गंगा स्नान की कल्पना करना, तो कहीं न कहीं इनका दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है।
जो छायावादियों ने अपनी कल्पना में, अपने मन में, अपने विचारों में ग्रहण किया, उसे बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया। उसके लिए कोई सीमा रेखा नहीं बनाई कि इस सीमा रेखा के भीतर हमें इसे प्रस्तुत करना है, इन आदर्शों को चलकर हमें इसे देना है। यही कारण है कि इनके साथ एक शब्द जो आता है स्वच्छंदतावाद। तो स्वच्छंदतावाद शब्द का मतलब ही यही था कि किसी सीमा रेखा को स्वीकार न करना। ऐसा नहीं कि वो सीमा रेखा का अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करने के बजाय वो अपनी स्वयं सीमा रेखा, अपनी स्वयं लकीर बनाते हैं और उसी लकीर के अनुसार फिर चलते हैं। वो पंत भी हो सकते हैं, वो प्रसाद भी हैं, वो निराला भी हैं, बाद के अन्य कवि भी हैं। इस प्रकार से छायावाद के संदर्भ में जो हम लोगों का दृष्टिकोण है वो कल्पना कि इसे स्वच्छंद कल्पना का काव्य कहते हैं, कल्पना का नवोन्मेष है, ये अभिव्यंजनावाद है। अलग अलग समीक्षकों ने इसे अलग अलग नाम दिया। हर समीक्षक के द्वारा किए गए नामकरण का ही हम विश्लेषण कर सकते हैं और उसी विश्लेषण करने के क्रम में फिर इसको अगली कक्षा में और व्यापक रूप देते हैं।